ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 156वीं कक्षा। इंद्रियों की परीक्षा में चक्षु इंद्रिय को आधार बनाकर उसका परीक्षण किया गया। आगे अब सामान्य रूप से सभी इंद्रियों को लेते हुए उसका परीक्षण प्रारंभ कर रहे हैं। विषय उठाया कि अथापि खलु एकम इदम इंद्रियम बहूनि इंद्रियाणि वा। पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है कि इंद्रिय एक है, अर्थात पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय है, अथवा इंद्रियां बहुत हैं। बहुत से तात्पर्य 5, पीछे 5 स्वीकार किए। ये इंद्रिय एक है नहीं बहुत है। क्या वो जिसने शंका करने वाला उसको पता नहीं है कि इंद्रिय इतना है? हाँ, पता नहीं तो ये पूछ रहा है। क्या बात है उसमें? और जो अपना हेतु देगा वो अपना हेतु देगा तो आप भी कहोगे हाँ बात तो सही कह रहा है। अभी थोड़ी देर में आप भी कहने लगोगे कि हाँ वास्तव में लग तो यही रहा है कि इंद्रिय है। नहीं तो आप भी थोड़ी देर में कहोगे ऐसा ही। अभी अच्छा उसके जवाब, हाँ, जब वो अपना पक्ष रखेगा तो आप भी कहोगे लगता तो ऐसा ये एक ही इंद्रिय है। सिद्धांत तो एक इंद्रिय है या बहुत है ये प्रश्न किया तो सिद्धांति बोला कि कुतः संशय है। आपको संशय हो कैसे गया? क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इंद्रियां 5 हैं, सभी जानते हैं, जैसे आप भी कह रहे थे अभी। तो संशय तो में उत्पन्न हो कैसे गया? तो वो संशय अपना बता रहा है। तो 52वां सूत्र बोलेंगे, स्थानान्यत्वे नानात्वाद अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशयः। स्थानान्यत्वे नानात्वात्, क्योंकि सूत्र में अपनी शंका में वो दोनों बातें बताएगा कि एक इंद्रिय है, कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत इंद्रियां हैं, अलग अलग हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। दोनों बातें सूत्र के अंदर। तो स्थान के भिन्न होने पर स्थानान्यत्वे, चक्षु का स्थान अलग, श्रोत्र का अलग है, नासिका है और त्वचा इंद्रिय अलग, ये सब स्थान के भिन्न भिन्न होने से स्थानान्यत्वे, अन्य माने पृथक पृथक, स्थानस्य अन्यत्वम स्थानान्यत्वम तस्मिन् स्थानान्यत्वे, स्थान के अन्य अन्य होने पर हाँ, स्थान अन्यत्वे, हर इंद्रिय का देख रहे हैं हम, तो स्थान भिन्न है तो नानात्वात्, भिन्न भिन्न होने से, इससे तो लग रहा है इंद्रियां भिन्न भिन्न है। स्थान अलग अलग है नहीं इंद्रियों के, नहीं इंद्रियों के स्थान, इंद्रियों की जगह अलग अलग है नहीं, स्थान उनके। हाँ, तो इससे तो पता लगता है इंद्रियां भिन्न भिन्न है। ये संख्या इनकी एक से अधिक है, क्योंकि प्रश्न ये है ना कि एकम इंद्रियम या बहुनी इंद्रियाणी, दो बातें हैं। तो स्थान भिन्न भिन्न है तो इससे तो नानात्वात्, भिन्न होने से, ये पहली बात। और अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, एक ही अवयवी होता है कहीं कहीं, और उस अवयवी की स्थिति वो भिन्न भिन्न स्थान पर भी होती है, ऐसा भी देखने में आता है। जैसे आप मान लो एक हरिद्वार शहर ले लिया, ठीक है, हरिद्वार एक नगर हो गया,
अब हम किसी एक मोहल्ले में पहुंचे, आप क्या कहोगे? हरिद्वार ही तो है वो। अच्छा, क्या हरिद्वार उतने में पूरा हो गया? जैसे हम लोग यहाँ हैं बैठे हुए, ये भी तो हरिद्वार में है। तो ये इतना हरिद्वार पूरा हो गया? आप कहोगे नहीं, और जगह भी है हरिद्वार, और जगह भी है हरिद्वार, इधर पहुंचे, उधर पहुंचे, उधर पहुंचे, उस कोने में, उस कोने में, अमुक गांव में, जिला वही चल रहा है। या शहर ही ले लो आप, जिला छोड़ो सारा, शहर में ही आप एक मोहल्ले में पहुंचे, ये भी हरिद्वार, कि नहीं इतना ही नहीं, पूरा नहीं हुआ, और चलो देखो यहाँ भी दिखाते हैं आपको, ये भी हरिद्वार, ये भी हरिद्वार। तो अवयवी हरिद्वार एक, और स्थान उसके भिन्न भिन्न हो रहे हैं। जैसे ये पूरा मकान एक, अब एक दीवार ली तो वो भी वही मकान। कोई संस्था ले लो आप, कोई संस्था ले लो, अब इसी को ले लो आप, पतंजलि को ही, तो इसके ये भी पतंजलि का भाई, वानप्रस्थ भी, ये सेवा सुनी पतंजलि का है, पदार्थाई पतंजलि का, संस्था एक है। तो अवयवी एक और नाना स्थानत्वाच्य, भिन्न भिन्न स्थान भी हैं उसके, एक ही अवयवी फैला हुआ है सर्वत्र। तो पूरे शरीर में एक इंद्रिय, और यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये स्थान अलग अलग हो रहे हैं इसके, इसलिए हो रहा है संशय। क्या ये एक अवयवी में अवयवी एक इंद्रिय, इंद्रिय हो गया अवयवी। अवयवी किसे कहते हैं? जिसके अवयव है, ये हो गए उसके अवयव अलग अलग। एक इंद्रिय, जैसे पतंजलि एक है, तो ये वानप्रस्थ आश्रम एक अवयव हो गया उसका, ठीक है, और पूरा पतंजलि एक अवयवी। लेकिन जहां वानप्रस्थ है वहां फेज 2 नहीं है। जहां ये है इतना स्थान, इंद्रिय एक बोल रहा हूं मैं, चक्षु नहीं बोल रहा अभी, यहां जो पूरी एक इंद्रिय है, नाम कुछ भी देंगे उसका, आगे देगा नाम वो, तो एक उसका स्थान ये है। अब यहां पर ये स्थान नहीं है, कान वाला स्थान अलग अलग हैं, और अब ये भी पूरा एक, इंद्रिय एक। तो स्थानान्यत्वे नानात्वाद अवयवी नाना स्थानत्वाच्य, हम ये भी देखते हैं कि एक अवयवी भिन्न भिन्न स्थानों में भी रहता है, तो उससे पता लग रहा है कि एक ही इंद्रिय है। संशय, ये संशय है। भाष्य देखिए, बहूनि द्रव्याणि नाना स्थानानि दृश्यन्ते। जब द्रव्य बहुत होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, तो उनके स्थान भी पृथक पृथक देखे जाते हैं। तो उस दृष्टि से तो हम देख रहे हैं कि इंद्रियां भिन्न भिन्न है ये, क्योंकि स्थान इनके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। परंतु एक अन्य स्थिति भी बनती है कि नाना स्थानश्च सन, नाना स्थानश्च सन, नाना स्थानम, नाना स्थानानि यस्य, भिन्न भिन्न स्थान है जिसके, ऐसा नाना स्थान वाला होता हुआ, सन एक अवयवी, एक अवयवी, अवयवी पुल्लिंग का है ना, इसलिए नाना स्थान पुल्लिंग का बन गया ये। नाना स्थान वाला होता हुआ एक अवयवी च, एक अवयवी भी होता है। अर्थात बहुनी द्रव्याणी, हम द्रव्य जब बहुत होते हैं तब भी उनके हम देखते हैं कि स्थान भिन्न भिन्न है। उस दृष्टि से तो लगता है कि इंद्रियां बहुत सारी हैं ये, परंतु ऐसा भी होता है कि एक ही अवयवी भिन्न भिन्न स्थान वाला होता हुआ भी मिलता है। एक ही अवयवी है और रह रहा है भिन्न भिन्न स्थान में। तेना, इस कारण से इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशयः, इंद्रियों के भिन्न स्थान होने पर यह संशय उत्पन्न हो रहा है। अब सिद्धांती कहता है भाई तुम ही बताओ, तुम्हें दोनों बातों में से किस बात पर बल अधिक दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति संशय करता है और दो प्रकार की बातें बताता है, तो हम कभी कभी ये भी तो पूछते हैं भाई आप अपने विचार रखो इसमें, अच्छा आपको ये वाला पक्ष अच्छा लग रहा है, इसमें दम ज्यादा दिख रहा है, या इस पक्ष में दम अधिक दिख रहा है? मुख्यतः किसमें है? हाँ, आपका झुकाव किधर दिखाई दे रहा है? तो उससे पूछा आप स्वयं बताइए इन दोनों पक्षों में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या होना चाहिए, उचित क्या है? तो कहता एकम इंद्रियम, इंद्रिय एक है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है पक्ष। ठीक है, तो एकम मतलब ये नाक, कान,
और क्या नाम ये है? उसके हो गए ये उसके हो गए अवयव। इसको ठीक है अवयव तो है। हाँ। और ये पूरा अवयवी को उन्होंने एक इंद्रिय माना। हाँ, लेकिन नाम भी देगा उसको। इंद्रिय मान। हाँ, नाम भी देगा उसको, क्योंकि एकम इंद्रियम जब कहा है तो एक नाम भी तो होता है इंद्रिय का। जैसे हम चक्षु बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं, नासिका बोलते हैं, घ्राण बोलते हैं, ये सब नाम भी तो दे जाते हैं। तो अब नाम जब उसने कहा कि एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय है, तो प्रश्न उठेगा कि नाम बताइए वो कौन सी इंद्रिय है एक। उसका नाम क्या है? तो सूत्र बोलेंगे आगे त्वक अव्यतिरेकात। त्वक इंद्रिय है वो। अब क्यों इधर झुकाव हुआ है इसका? क्योंकि अन्य इंद्रियां ऐसी नहीं है जैसी त्वचा है। सारे शरीर में ऊपर की बात छोड़े अंदर तक फैली हुई है। त्वचा क्या करती है? स्पर्श, स्पर्श ग्रहण करती है। आपने कोई गर्म वस्तु खाई या ठंडा पानी या ठंडी वस्तु कोई ली और मुख से लेकर के और अंदर आमाशय में पहुंचा दी, तो आमाशय में जब पहुंच जाती है, आमाशय में जाएगी चीज, मुख से लेंगे तो सीधे पहले वही स्थान है उसका, तो वहां कुछ ठंडक या गर्मी अनुभव होती है? नहीं। गरम गरम खाएं या ठंडा खाएं तो अंदर भी लगता है नहीं ऐसा? नहीं, वो छोड़ो, अंदर आमाशय में भी ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है कि नहीं? तो अनुभव कब होता है? जब त्वचा हो। तो आमाशय में भी त्वचा भरी हुई है। नहीं, स्पर्श का अनुभव कैसे होता फिर? हमें अंदर भी स्पर्श का अनुभव हो रहा है कि ठंडा या गर्म पहुंचा है कुछ अंदर। हाँ, और ऊपर तो है ही सारे में त्वचा, यानी पूरे शरीर का आवरण। कोई भी अंग ले लो आप, पूरे शरीर में त्वचा समाई हुई है। पैर के अंगूठे से जो है, तलवे से लेकर के और सिर तक। तो इधर झुकाव उसका हो गया पूर्व पक्षी का। एक इंद्रिय है त्वक, और ये क्या है? ये है उसके अवयव भिन्न भिन्न जो हैं। अब जैसे अभी मैंने संस्था की ही बात की थी। कोई संस्था है, एक संस्था अवयवी, अब उसके भिन्न भिन्न स्थान बने हुए हैं अलग अलग, और जिस अवयव में जो कार्य हो रहा है वो कार्य दूसरे अवयव में नहीं हो रहा है। कि भाई इसका विभाग क्या है, इसका विभाग कहाँ पर है, कि इसका विभाग यहाँ पर है, कि भोजन कहाँ मिलता है, कि भोजन यहाँ मिलता है, कि कक्षा कहाँ चलती है, कक्षा यहाँ चलती है। अब जहाँ भोजन मिलता है वहां कक्षा नहीं चल रही है, जहाँ कक्षा चल रही है वहां भोजन नहीं मिल रहा है, तो काम अलग अलग हो गए। ऐसे ही ये जो त्वचा है, ये वाली, ये रूप का काम करती है, रूप देखने का। ये वाली त्वचा क्या करती है? शब्द पकड़ती है। ये वाली त्वचा क्या करती है? गंध लेती है। अब कोई प्रश्न करे कि ये गंध लेती है तो रूप क्यों नहीं लेती? तो ये बात तो वहां भी कहोगे आप कि जहां भोजन मिल रहा है संस्था में, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? काम अलग अलग हो रहे हैं, संस्था एक ही है। बाथरूम है वहाँ, हाँ, वो बाथरूम भाई काम करेंगे, खाना क्यों नहीं बन रहा है? हाँ। तो त्वग अव्यतिरेकात। त्वक इंद्रिय एक है। हेतु क्या दिया उसने? अव्यतिरेकात, क्योंकि इसमें व्यतिरेक नहीं है, कहीं भी भेद नहीं है, सारे में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि आधे शरीर तक तो आ गई त्वचा, ऊपर नहीं है। व्यतिरेक नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं दिखाई देगा आपको। आप बताओ कोई सा स्थान खाली कि देखो यहाँ नहीं है त्वचा, पूरे शरीर में कहीं बिंदु रखो आप, कोई उंगली कहीं पर भी, कहाँ नहीं है त्वचा? त्वचा नहीं होता तो अनुभूति नहीं हो सकता। उसका मतलब कहीं भी अगर जहाँ त्वचा नहीं है वहाँ अनुभूति नहीं है, वहाँ अनुभूति नहीं होती स्पर्श की। सब जगह हो रही है, सिर से लेकर के पैर तक। तो अव्यतिरेकात ये हो गया उसका हेतु। और भाष्य देखिए कि त्वग एकम इंद्रियम इति आह, एक इंद्रिय त्वक है, ऐसा उसने कहा। सिद्धांति ने पूछा कस्मात, कैसे है त्वग एक इंद्रिय? हेतु दीजिए। कहा अव्यतिरेकात। न त्वचा, त्वचा के आगे स्पेस लगा लीजिए, न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम। दो न आए हुए हैं इसमें। न तू नहीं, त्वचा, तृतीया का एक वचन। न त्वचा किंचित, मतलब रेखा अलग है त्वचा की आपकी, किंचित, हाँ अलग होनी चाहिए, इसमें मिला हुआ है।
तो न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, किंचित इंद्रियाधिष्ठानम त्वचा न प्राप्तम इति न। देखो पहले वाले न को बाद में बोलना। त्वचा के द्वारा किंचित इंद्रिय अधिष्ठानम, किसी भी इंद्रिय के अधिष्ठान को त्वचा ने प्राप्त नहीं किया है, ऐसा नहीं है। हुआ स्पष्ट? डबल ना कर दे गुरु, शुरू में ना कर है यार। हाँ, वो बात को पक्की करने के लिए। अच्छा, दोनों न को हटा दो आप। अब क्या वाक्य बनेगा? त्वचा के द्वारा प्रत्येक इंद्रिय का अधिष्ठान प्राप्त है। त्वचा किंचित इंद्रिय प्राप्तम। हाँ, प्राप्तम को बोलेंगे ही फिर। यानी कोई भी ऐसा इंद्रिय का अधिष्ठान नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं है, अर्थात प्रत्येक प्राप्त है। तो अब दोनों न बोल करके अर्थ करेंगे, किंचित इंद्रियाधिष्ठानम त्वचा न प्राप्तम इति न, ऐसा नहीं है। हाँ, वही बात। अन्य हम जिनको इंद्रियां बोलते हैं वहां भी तो त्वचा है। आप रसना से रस ग्रहण करते हैं तो त्वचा है, वहां नहीं है। कानों से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा है नहीं है अंदर तक? कहाँ नहीं है त्वचा। नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, वहां भी त्वचा है। तो कोई स्थान, कोई इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा है ही नहीं जहां त्वचा न हो, सर्वत्र विद्यमान है। न च असत्याम त्वचि किंचित विषय ग्रहणम भवति। असत्याम त्वचि, त्वचा के न होने पर किंचित विषय ग्रहणम न भवति। यदि त्वचा न हो तो किसी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। त्वचा न हो यह भी नहीं कहना, क्योंकि त्वचा तो है, अर्थात त्वचा के होने पर ही सारे विषय ग्रहण हो रहे हैं। त्वचा के न होने पर किसी विषय, त्वचा के न होने पर किसी विषय का ग्रहण नहीं हो रहा है, अपितु त्वचा के होने पर सभी विषय गृहीत हो रहे हैं। तो यया सर्वेंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिस त्वचा के द्वारा सारे इंद्रियों के स्थान व्याप्त कर लिए गए हैं, और स्पष्ट किया ययाम यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति, जिसके होने पर विषय ग्रहण होता है। सा त्वक एकम इंद्रियम, वह त्वक एक ही इंद्रिय है। तो अब तो आपकी समझ में आ गया सत्यपति जी। अब तो आप नहीं कहोगे कि पूर्व पक्षी शंका कैसी कर रहा है, ये तो इसको इतना ही नहीं पता कि एक इंद्रिय की 5 इंद्रिय हैं। तो आपको लग रहा नहीं एक ही इंद्रिय है। वो अपने शंका करने वाला अपने दिमाग में तो कुछ अपना सजोया। हाँ, तो वो बात आपके दिमाग में भी तो आ रही है धीरे धीरे। एक ही इंद्रिय है, उसमें समस्या क्या है? आप बताओ। अच्छा, त्वचा कहाँ नहीं है? उसने शंका जो है उचित रखी है कि नहीं रखी है? अरे बच्चा भी कह सकता है कि हाँ त्वचा तो सब जगह है, वो भी समझ जाएगा, बात तो ठीक कह रहे हैं। आप चक्षु को सर्वत्र नहीं कह सकते, श्रोत्र को सर्वत्र नहीं कह सकते, त्वचा में तो कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए इंद्रिय एक है कि प्रत्यक्ष दिख रहा है, त्वचा कहाँ नहीं है? आप बताइए। प्रत्यक्ष दिख रहा है तो अच्छा, दांत में है त्वचा, नाखून पे है त्वचा। नाखून में त्वचा है, दांत जहाँ लगे, दांत में हाथ लगाते हैं ना, कुछ लग रहा है, पता तो लगने लगता है कुछ यहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन ठंडे गर्म का नहीं पता लगेगा। हाँ, ठंडा गर्म का नहीं पता, क्योंकि दांत में हाथ लगाते। दांत से आप किसी ठंडी वस्तु को स्पर्श कराएं हल्का सा, या गर्म कोई सलाई वगैरह कोई गर्म की मान लो, और दांत पे आप लगाओगे तो नहीं लगेगा पता। जैसे बाल है, बाल में भी अगर, लेकिन होता क्या है असल में कि दांत जहाँ जुड़ा हुआ है आपका मसूड़े से, वहां तक कुछ संवेदना पहुंचती है, वहां से अनुभव हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसी अब नाखून है, नाखून का बाहर का हिस्सा तो वो तो अलग हो गया, जो शरीर का अंग नहीं बनता वो, लेकिन ये जो हिस्सा है नाखून का, यहाँ आप स्पर्श कराओगे तो वो अंदर तुरंत पहुंच जाएगी संवेदना। जो बाहर निकल जाता है नाखून, उससे कुछ नहीं पता लगेगा आपको।
वो तो बाहर हो गया, काटने के लिए। वो तो ऐसी बाल का है, बाल का आप जो ये जो बाहर का हिस्सा ये अलग है बाल, जो यहाँ आप कुछ भी छुआओ नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो शरीर का भाग नहीं, वहां संवेदना नहीं होती है। तो न च असत्याम त्वचि किंचित विषय ग्रहणम भवति या सर्वेन्द्रिय स्थानानि व्याप्तानि यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति सा त्वग एकम इंद्रियम इति। ठीक है, अब यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। अब सिद्धांती खंडन कर रहा है उसका। न नेन्द्रियांतरार्था नुपलब्धे, न को अलग कर दीजिए, अर्थात तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। हेतु दिया सिद्धांति ने, क्यों नहीं है उसका कथन ठीक, पूर्व पक्षी का कथन ठीक क्यों नहीं है कि इंद्रियांतरार्थ, इंद्रियांतरार्थ अनुपलब्धे है। इंद्रियांतर का तात्पर्य भिन्न इंद्रिय, उसका अर्थ उसका विषय। तो इंद्रियांतरार्थ भिन्न इंद्रिय का विषय, उसकी अनुपलब्धि है, उपलब्धि न होने से। भिन्न इंद्रिय के अर्थ की उपलब्धि न होने से एक इंद्रिय नहीं है, ये सिद्धांति कह रहा है। कैसे? भाष्य देखिए कि स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वचि, स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वचि, स्पर्श है, स्पर्श की उपलब्धि लक्षण है जिसका, स्पर्शस्य उपलब्धि ही स्पर्शोपलब्धि ही, स्पर्शोपलब्धि ही लक्षणम यस्याह सा स्पर्शोपलब्धि लक्षणा तस्याम, स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम। यानी त्वक इंद्रिय कैसी है? स्पर्श इंद्रिय लक्षण, स्पर्श की उपलब्धि करना लक्षण है जिसका, ऐसी त्वचा के होने पर, यह त्वचा का धर्म बता दिया साथ में, ऐसा होने पर गृह्यमाणे त्वग इंद्रियण स्पर्शे, त्वग इंद्रिय के द्वारा गृह्यमाणे स्पर्शे, स्पर्श गृहीत होने पर इंद्रियांतरार्था रूपादेव न गृह्यन्ते अंधादि भी। कितना अच्छा उदाहरण दिया। एक अंधा व्यक्ति ले लो आप, कौन सी इंद्रिय नहीं है उसमें? नेत्र नहीं, और कौन सी इंद्रिय बात छोड़ो आप? रूप नहीं है। अर्थात क्या विषय ग्रहण नहीं कर पा रहा है वो? रूप। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? एक इंद्रिय है और एक इंद्रिय और 5 विषय ग्रहण करती है वो। अलग अलग। तो एक इंद्रिय कौन सी बताई थी उसने? अंधे में त्वक है कि नहीं है? तो 5 विषय गृहीत होने चाहिए। स्पर्श का तो बना खड़ी रही हो। नहीं छोड़ो, 5 गृहीत होने चाहिए, उसमें एक कम क्यों हो गया? इसके मतलब त्वक इंद्रिय का तो रूप भी देखना चाहिए, हाँ, शब्द भी सुनना चाहिए, कान भी होना चाहिए। तो अंधे में आप एक हटाओगे ना, 4 तो रहेंगे ना, 4 रहेंगे, तभी तो अंधे का उदाहरण लगेगा। हाँ, तो जो नेत्रांध व्यक्ति है, त्वचा तो है उसके, और त्वचा को पूर्व पक्षी मान ही रहा है इंद्रिय, एक इंद्रिय है, तो एक विषय कम क्यों हो गया उसका? वो रूप क्यों नहीं गृहीत कर पा रहा है? त्वचा तो है उसके, त्वचा का विद्यमान हो तो देखाएगा, रूप हाँ, अनुभूति होनी चाहिए। तो गृह्यमाणे त्वग इंद्रियेण स्पर्शे, स्पर्श तो ग्रहण कर रहा है, अंधा व्यक्ति स्पर्श का ग्रहण कर रहा है। गृह्यमाणे त्वग इंद्रियेण स्पर्शे इंद्रियांतरार्था रूपादेव न गृह्यन्ते, लेकिन भिन्न इंद्रिय का जो अर्थ है इंद्रियांतरार्था रूप आदि, उसमें से कौन सा लेंगे हम? रूप आदि में से यहाँ पर रूप, और अंधादि में आदि शब्द लगा हुआ है, ये तो एक लगा के पर आगे तो अंधा लेंगे तो रूप गृहित नहीं हो रहा है, और बहरा लेंगे तो शब्द गृहित नहीं हो रहा है। अंधा, बहरा, और क्या कहेंगे? नासिका से गंध ग्रहण किसी का नहीं होता है तो क्या उसको नाम देते हैं? ऐसे ऐसी बीमारी कम होती है वैसे, लेकिन नाम तो उसका भी कुछ होगा ऐसे व्यक्ति का। जैसे जिसका नेत्र नहीं है उसको अंधा बोल देते हैं, जिसके कान नहीं है उसको बहरा बोल देते हैं, और जो गंध ग्रहण नहीं करता उसे क्या बोलेंगे?
जो रस ग्रहण नहीं करता उसे क्या बोलेंगे, जो स्पर्श ग्रहण नहीं करता उसे क्या बोलेंगे। तो इनके भी कुछ ना कुछ नाम डॉक्टर ने लगा बनाए होंगे, क्योंकि ये बीमारियां होती हैं कभी कभी। कभी कभी त्वचा का कोई भाग ऐसा हो जाता है जो सुन्न हो जाता है, और वहां विशेष करके ये जो कुष्ठ रोगी होते हैं इनकी त्वचा संवेदनहीन हो जाती है, उन्हें चोट लग जाए, जल जाए, उनका पता ही नहीं चलता है उनको। करने के बाद हाँ, नहीं चलता पता, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या है, और बड़ी बड़ी हानियां हो जाती हैं उनको, ऐसे ही चोट लग जाती है उनके, और कुछ नहीं। चिमटे से हाथ जल जाए उनका पता ही नहीं चलेगा उनको। तो इस तरह से अंधे आदि भिन्न भिन्न जो एक एक इंद्रिय की बीमारी से युक्त हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा रूप आदि वो गृहित नहीं होते और स्पर्श ग्रहण हो रहा है। तो ये जो वाक्य आपने कहा पीछे, अर्थात आपकी जो मान्यता है कौन सी, कि न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, इतना वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप देखा करो ना मैंने क्या बोला था अभी, मैंने पढ़ लिया ना, न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति, इतना। अर्थात पूर्व पक्षी का क्या मान्यता थी उसकी, कि स्पर्श ग्राहक इंद्रिय से भिन्न इंद्रियांतर नहीं है, ऐसा जो उसने कहा। तो उसके विषय में कहते हैं कि स्पर्शवत अंधादिभिर गृह्येरन रूपादयो। फिर तो स्पर्श के समान अगर तुम्हारा ये कहना है कि स्पर्श ग्राहक इंद्रिय से भिन्न इंद्रिय नहीं है, तो स्पर्शवत अंधादि भी, अंधे आदि जो लोग हैं उनके द्वारा स्पर्श के समान रूपादयो गृह्येरन, रूप आदि भी गृहीत होने चाहिए। न च गृह्यन्ते, लेकिन उनको ज्ञान होता ही नहीं रूप आदि का। तस्मात्, इसलिए न एकम इंद्रियम त्वक इति, एक ही इंद्रिय त्वक नहीं है। सही कर दिया खंडन। लेकिन पूर्व पक्षी क्या मान जाएगा इतने से? हैं? कुछ न कुछ अड़ाएगा। तो क्या कह सकता है वो, आप बताओ, आगे मत देखो, क्या क्या कह सकता है वो, आप स्वयं बताओ। आप पूर्व पक्षी बन जाओ कुछ देर के लिए। इसने तो ठीक है, त्वचा के तो उन्होंने एक इंद्रिय माना, इन्होंने हेतु देखा दिया। एक इंद्रिय मान तो एक इंद्रिय जब कोई दूसरे का, तो दूसरे की इंद्रिय की अनुभूति होनी चाहिए थी, क्यों नहीं होता है? उसके मतलब स्पर्श इंद्रिय बराबर। आप ये उत्तर दो कि इंद्रिय तो एक है त्वक। आपको उत्तर ये देना है कि अंधा व्यक्ति रूप क्यों नहीं देख रहा है। फिर आप इंद्रिय एक मानो केवल। अब आप क्या कहोगे? जबकि त्वचा वहां भी विद्यमान है। हाँ? है? तो जबकि अंधा में भी त्वचा विद्यमान है। हाँ, उसको रूप देखना चाहिए था। हाँ, वो दिखता क्यों नहीं है? हाँ, तो आप बताओ, आप बताओ। गुरु जी अनुमान तो कर ही लेता है, नहीं, कुछ उसके जैसे बाद में नहीं आवाज बताऊंगा से। गुरुजी। नहीं रूप, अब वो ना मान लीजिए रूप नहीं दे, रंग का अनुभव हो जाएगा अनुमान से। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान कर लेता है, ऐसे वो भी व्यक्ति आवाज इतना लंबा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो कर लेता है अनुमान। रूप में रंग भी ले लो आप साथ में, रंग का ज्ञान संभव नहीं है। करता है, बता देता है ऐसा। नहीं, मैंने किसी देखा कई बार हम बहुत तगड़े होते हैं, नोट देख लेते हैं, 10 की 15 की 5 की है। व्याख्यान प्रवचन देते हैं, देख लेते हैं। नहीं, वो तो एक त्वचा के द्वारा उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के पता लगाते हैं। कथाकार को कथा कर रहे थे, राम कथा। नहीं, आप कोई उत्तर दे रहे हो ना, ये उत्तर दे रहे हो आप कि अंधा व्यक्ति रूप क्यों नहीं देखता, इसका उत्तर दो आप केवल। उसी के मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति में जो तो उसके वर्णन करते हुए वो राम जी ने ऐसे इस प्रकार से देख रहा है, इस प्रकार से ये कर रहा है, ये जो वर्णन कर रहा है इस प्रकार, उसके मतलब जो वो ऐसा लग रहा है जो वो खुद देख रहा है। तो ये आपने उसका उत्तर कहाँ दिया? अंधा व्यक्ति रूप क्यों नहीं देख पा रहा है, आप इसका उत्तर दीजिए। भाई जैसे धुएं वाला व्यक्ति, धुएं से अग्नि दूर होने से नहीं दिखाई देती, भाई अग्नि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन धुएं से तो अनुमान तो कर रहा है, अग्नि कहाँ दिखाई देती, आँख होते भी नहीं दिखाई देती। नहीं, ये उसका उत्तर कहाँ हुआ? ऐसे यहाँ पर भी अब देखो क्या उत्तर देगा पूर्व पक्षी, कि त्वग अवयव विशेषेण
धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि है, ये उसका वार्तिक है। त्वक एक इंद्रिय, ठीक है, ये तो मान्यता उसकी है। और उस त्वक इंद्रिय के भिन्न भिन्न अवयव हैं। पूरे शरीर में त्वक इंद्रिय है और ये उसके भिन्न भिन्न जो इंद्रियां हैं हमारी अलग अलग, जिनको हम अलग अलग इंद्रियां कह रहे हैं, ये क्या है? त्वक इंद्रिय के अवयव हैं। अब मान लो उसका एक अवयव खराब हो गया, कौन सा? ये वाला, चक्षु वाला, यानी चक्षु में जो त्वक है ये खराब हो गया, तो इस अवयव से, त्वचा के इस अवयव से जिस रूप को वो जान रहा था वो अब नहीं जान पा रहा है। हो गया उत्तर? नहीं हो गया? अच्छा, उसने दृष्टांत क्या दिया? ये जो त्वचा है, सिद्धांति के मत में क्या है? ये चक्षु, और चक्षु से क्या विषय गृहीत होता है? रूप। अच्छा, आप कहीं धुआं आ रहा हो और धुआं जब आंखों में पहुंचता है, और शरीर के अन्य अवयव पर भी धुआं लग रहा है, पूरे शरीर में धुआं लग रहा है नहीं, लेकिन अनुभव कहां से होता है? आंख से। तो आंख से क्यों अनुभव हुआ? आंख तो रूप का दर्शन करता है, करती है। ये धुएं का ज्ञान कैसे हो गया आंख से? हुआ नहीं हुआ? पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि जब सारे शरीर में त्वचा है, लेकिन यहाँ की त्वचा धुएं का दर्शन क्यों कर रही है? धुएं का ज्ञान क्यों कर रही है? हमारे हाथ में धुआं लग रहा है, जैसे मिर्चा में लगा दिया, धुआं लगा दिया, अनुभूति, अगर उसी चीज को हम शरीर का और पार्ट में लगा दिया, इसलिए आंख में न लगा कि यहाँ लगा दिया, क्या यहाँ जलन महसूस नहीं होगी? आप धुएं की बात पे रहो ना केवल अभी। जैसे धुआं है मिर्चा के लिए दूसरे रंग से, आप केवल धुएं की बात पर रहिए। अभी जो बात पूर्व पक्षी कह रहा है उस पर विचार करना है कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। उसने ये कहा कि धुएं में हम हाथ देते हैं ऐसे करके, तो आप आंख धुएं का पता नहीं लगा सकते, और आंखों में जब धुआं पहुंचता है तो हमें पता लग जाता है कि धुआं है। ये ठीक है कि नहीं है? ये कथन उसका सही है कि नहीं है? तो इस कथन से वो ये कहना चाह रहा है कि सारे शरीर में एक त्वचा है, और त्वचा के ये भिन्न भिन्न क्या है? ये अवयव हैं, और यहाँ के अवयव से धुएं का ज्ञान हमने कर लिया, अन्य त्वचा के अवयव से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही यहाँ के त्वचा के अवयव से हम रूप का ज्ञान कर लेते हैं, और अंधे का यहाँ का अवयव खराब हो गया, रूप का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। इंद्रिय एक ही है। हो गया उत्तर? नहीं हो गया? हाँ, एक के विकार होने के कारण देखने एक बार है, जिसके विकार हो देख ले। तो त्वग अवयव विशेषेण, त्वग इंद्रिय के अवयव विशेष से, अवयव विशेष के द्वारा धूमोपलब्धिवत, जैसे धूम की उपलब्धि हो जाती है, तद उपलब्धि ही, ऐसे ही उसकी उपलब्धि हो जाएगी। किसकी? किसकी? रूप की। त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि, अर्थात त्वग इंद्रिय एक है, उसके अवयव विशेष से, अर्थात जो चक्षु में त्वक है उस अवयव विशेष से धूम की जैसे उपलब्धि हो जाती है, ऐसे ही उस अवयव विशेष से, जो चक्षु में त्वक इंद्रिय है, त्वक का अवयव, उस अवयव विशेष से रूप की उपलब्धि होती है, और वो अवयव विशेष उसका हो गया है खराब, अंधे का, इसलिए उसको नहीं हो रही है रूप की उपलब्धि। भाष्य देखिए इसी का वार्तिक का, कि यथा त्वचः अवयव विशेषः कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्टः, जिस प्रकार से त्वचा का कश्चित अवयव विशेषः, कोई अवयव विशेष, यानी एक अवयव उसका, कहां पर? चक्षुषी, जो चक्षु में है। कौन है चक्षु में? त्वचा का अवयव विशेष चक्षु में। सन्निकृष्टः, सन्निकृष्टः धूम स्पर्शम गृह्णाति, तो वो जो अवयव विशेष है जो चक्षु में विद्यमान है, और उससे सन्निकृष्ट, क्योंकि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होना ही चाहिए, तो धूम का और उसका सन्निकर्ष हुआ,
और उससे सन्निकृष्ट वह अवयव विशेष धूम स्पर्शम गृहणाति, धूम के स्पर्श को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। न अन्य, अन्य जो त्वचा के अवयव हैं शरीर में हमारे, वो धूम के स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाते। हाथ यदि हम धूम में दे देंगे तो हाथ में भी त्वक इंद्रिय है, लेकिन वहां धुएं से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हाथ पर कोई अनुभूति नहीं हो रही है। और वही धुआं जब चक्षु में पहुंचता है तो हमें पता लगता है कि धुआं है, ये जलन होने लगती है, पानी आने लगेगा आंखों में। एवं इसी प्रकार से त्वचा अवयव विशेषा रूपादि ग्राहका, त्वचा के जो अवयव विशेष हैं और जो कि रूप आदि के ग्राहक हैं, आदि इसलिए लगा दिया है कि चक्षु इंद्रिय में जो अवयव है वो रूप का ग्राहक, श्रोत्र इंद्रिय में त्वचा का जो अवयव है वो शब्द का ग्राहक, घ्राण इंद्रिय में जो त्वचा का अवयव है वो गंध का ग्राहक, रसनेन्द्रिय में जो त्वचा का अवयव है वो रस का ग्राहक। ठीक है। तो एवं त्वचा अवयव विशेषा रूपादि ग्राहका तेषाम उपघातात, उनमें विकृति आने से, उन अवयव विशेषों में विकृति आने से अंधादि भी न गृह्यन्ते रूपादय, अंधे आदि लोगों के द्वारा रूप आदि गृहित नहीं होते हैं। उन अवयवों में खराबी आई है, अवयवी में नहीं। अवयवी एक ही है और उसका एक अवयव बिगड़ गया, एक अवयव बिगड़ गया तो उस अवयवी के उस अवयव से जिस विषय का ग्रहण हो रहा था उसका ग्रहण अब नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। अब सिद्धांती आगे कह रहा है कि व्याहतत्वात् अहेतु, आपने जो हेतु दिया है अभी ये व्याहत है, ये विरुद्ध है परस्पर, और इसलिए ये अहेतु बन रहा है। कैसे व्याहत है ये भाष्य में दिखाएंगे कि त्वग अव्यतिरेकात एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, पहले पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि त्वग अव्यतिरेकात एकम इंद्रियम, अर्थात त्वक ये एक इंद्रिय है। हेतु क्या था? अव्यतिरेकात, व्यतिरेक न होने से, सर्वत्र विद्यमान होने से, एकम इंद्रियम एक इंद्रिय है, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, अर्थात पहले पूर्व पक्षी ने एक इंद्रिय को स्वीकार किया। पहली बात विरोध दिखा रहे हैं, कैसे विरोध होगा। और फिर क्या कहा, यानी पहले क्या कहा उसने कि एक इंद्रिय है, और उसके बाद क्या कहा कि त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत रूपादि उपलब्धि इत्युच्यते। ये जो वार्तिक बोला गया था ना अभी कुछ देर पहले, कि फिर बाद में ये कहा कि त्वग के अवयव विशेष से जैसे धूम की उपलब्धि हो जाती है ऐसे ही रूप आदि की उपलब्धि हो जाएगी उसी अवयव विशेष से, ऐसा जो आपने कहा दोबारा, तो ये आपस में परस्पर विरोधी हो गई है दोनों वाक्य। जब तुम एक इंद्रिय मान रहे हो तो अवयव विशेष से जब भिन्न विषय का ग्रहण कर रहे हो तो भिन्नता तो तुम्हारे कथन में ही आ रही है, फिर एक इंद्रिय कैसे है। आगे देखिए कि एवं च सती, तुम्हारे इन दोनों प्रकार के वाक्यों के होने पर, और फिर पहले वाक्य जो कहा कि तुमने एक इंद्रिय है, दोबारा कहा कि अवयव विशेष से धूम इत्यादि की उपलब्धि के समान रूप आदि की उपलब्धि हो जाती है, तो एवं सती ऐसा होने पर नाना भूतानी, नाना भूतानी के आगे का अध्याय करना होगा विषय को स्पष्ट करने के लिए। विषय ग्राहकाणी इतना अंश हम जब बोलेंगे साथ में अध्याय करके तो अर्थ स्पष्ट होगा कि एवं च सती ऐसा होने पर नाना भूतानि विषय ग्राहकाणी, नाना भूतानि नाना स्वरूप वाले, विषय ग्राहकाणी विषय के ग्राहक कौन? इंद्रियां। नाना भूतानि विषय ग्राहकाणी यानी कि तुम्हारे इस कथन के आधार पर ये तो नाना भूतानि अलग अलग स्वरूप वाले विषय ग्राहकाणी विषयों की ग्रहण करने वाली इंद्रियां हो गई। तुमने जो कहा कि अवयव विशेष हैं ये त्वक के, तो ये अवयव विशेष कह करके तुम यही तो सिद्ध करना चाह रहे हो कि ये नाना स्वरूप वाले हैं ये, और विषय को ग्रहण करते हैं अपना अपना।
और विषय व्यवस्थानात्, ये हेतु भी आ गया क्योंकि विषय की व्यवस्था है वहां। अर्थात जितने भाग से रूप का दर्शन होगा उतने भाग से शब्द का, रस का, अन्य विषयों का ग्रहण नहीं होगा। जितने भाग से शब्द का ग्रहण होगा उससे रूप आदि का ग्रहण नहीं होगा, तो विषय की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो एवं च सति नाना भूतानि विषय ग्राहकाणी विषय व्यवस्थानात्, तुम्हारे इस कथन के अनुसार अलग अलग स्वरूप वाली विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, क्योंकि विषय की एक व्यवस्था दिखाई दे रही है। इसलिए यहां अल्प विराम लगा लीजिए। तद भावे विषय ग्रहणस्य भावात तद उपघाते च अभावात, और स्पष्ट किया उसको कि तद भावे, उस इंद्रिय के होने पर, विषय ग्रहण से भावात, विषय का ग्रहण होने से, तद उपघाते च, और उसमें कोई विकृति आती है, विकृति आने पर अभावात, विषय का ग्रहण न होने से। क्योंकि अगले वाक्य से तो यही अर्थ निकल रहा है। अगला जो वाक्य पूर्व पक्षी का है कि त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत रूपाद्युपलब्धि, ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य के आधार पर क्या निष्कर्ष निकला कि एवं च सति नाना भूतानि विषय ग्राहकाणी विषय व्यवस्थानात् तदभावे विषय ग्रहणस्य भावात तदुपघाते च अभावात, ये नियम निकला नहीं दूसरे वाक्य से। तो ऐसा होने पर तथा च पूर्ववादः उत्तरेण वादेन व्याहन्यते, और पूर्व वाक्य क्या है उसका, त्वग अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम, ये पूर्व वाक्य हो गया। तो ये पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य से विरोध पैदा कर रहा है, ये आपस में टकरा रहे हैं दोनों वाक्य, कि एक इंद्रिय भी कहते जा रहे हो और फिर उसके अवयव विशेष मान करके भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने की बात भी कर रहे हो। तो ये अवयव विशेष मानना ये इंद्रिय का ही तो स्वरूप हो गया, भिन्न भिन्न। उसको अवयव शब्द से तुमने कह दिया है, हमने उसका नाम इंद्रिय अलग से रखा है। तो इस तरह से ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। एक तो ये बात रखी, दूसरा एक संदेह दिखा रहे हैं इसमें कि संदिग्धश्च अव्यतिरेकः वादः, पूर्व कथन, वाद माने कथन, पूर्व कथन कौन सा है, कौन सा है आप बताइए, पूर्व कथन पहले का ना, कौन सा वाक्य बोलिए। नहीं, ये तो उत्तर कथन है, आप कहाँ पहुंच गए। पूर्व कथन ये है त्वग अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, हाँ यह कहकर, क्या कहकर, क्या कहकर, त्वग से अतिरिक्त इंद्रिय नहीं है, एक ही इंद्रिय है, हाँ, एक ही इंद्रिय। ऐसा कहकर, ये पूर्व कथन हो गया। उत्तर कथन क्या है कि अवयव, त्वक के अवयव विशेष से धूम की उपलब्धि के समान रूप आदि की उपलब्धि हो जाएगी, ये उत्तर कथन हो गया। पूर्ववादः उत्तरेण वादेन, पूर्व कथन उत्तर के कथन से टकरा रहा है, व्याहन्यते, वो टकरा रहा है। क्योंकि जब एक इंद्रिय मान लिया तो फिर उसके अवयव अलग अलग मान करके और भिन्न भिन्न विषय का ग्रहण हो रहा है, ऐसा मान रहे हो, ये विरोध है आपस में, ये विरोध दिखाई दे रहा है। और आगे संदेह के द्वारा भी उसमें शंका उठाई सिद्धांति ने कि संदिग्धश्च अव्यतिरेकः, आपने कहा कि त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में विद्यमान है, उसका व्यतिरेक नहीं है, ये आपका कथन ये संदिग्ध है, संदेह से युक्त है। कैसे है संदेह से युक्त, तो आगे बता रहे हैं कि पृथिव्यादिभिरपि भूतैहि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में है, तो सिद्धांति कह रहा है पूरे शरीर में तो पृथ्वी आदि तत्व भी हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ये है कि नहीं है, और ये भी इंद्रियों के अधिष्ठानों में विद्यमान है या नहीं। आप किसी भी इंद्रिय का अधिष्ठान ले लो तो उसमें पृथ्वी आदि तत्व भी तो व्याप्त हैं, तो केवल एक इंद्रिय है, ये कथन तुम्हारा संदेह से युक्त हो गया, क्योंकि अन्य है, अन्य भी व्याप्त हैं उसमें, अन्य तत्व भी विद्यमान है, और अन्य तत्व भी विद्यमान है
तो उनके होने पर विषय ग्रहण होता है, ये भी तो कह सकते हैं फिर, और उनके न होने पर नहीं होता। आप किसी भी इंद्रिय में से पृथ्वी आदि तत्वों को हटा दो तो उससे फिर विषय गृहीत हो जाएगा। तो फिर त्वक इंद्रिय से विषय गृहीत हो रहा है, ये कथन तुम्हारा संदिग्ध हो गया। पृथिव्यादिभिरपि भूतैहि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त हैं, ये भी तत्व वहां विद्यमान है। और न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति इति, तेषु असत्सु, इन पृथ्वी आदि तत्वों के न होने पर विषय ग्रहणम न भवति, विषय ग्रहण नहीं होता है। तस्मात्, इसलिए न त्वक अन्यद्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियम इति, इसलिए त्वक अथवा अन्य कोई इंद्रिय, क्योंकि अन्य इंद्रिय भी तो कह सकता है वो। अभी जो उसने त्वक इंद्रिय की बात कही है कि एक इंद्रिय है त्वक, तो अन्य इंद्रियों का भी नाम ले सकता है आगे चल करके, कि जब इसका खंडन हो गया है तो मैं अन्य इंद्रिय मान लेता हूं। ये आवाज बहुत आ रही है इधर से, अन्य इंद्रिय भी ले सकता हूं मैं, ये भी तो कह सकता है वो, कि चक्षु का नाम ले ले या श्रोत्र का ले ले या घ्राण का ले ले और उसको फिर सारे विषयों का ग्रहण करने वाला मान ले, ये भी संभव है। तो इसलिए पहले ही बात स्पष्ट कर दी कि तस्मात् न त्वक अन्यद्वा, न तो त्वक और न ही कोई अन्य इंद्रिय, सर्व विषयम, सारे विषयों का ग्रहण करने वाली, एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय, ऐसा भी नहीं हो सकता। हो गया स्पष्ट यहां तक? तो ये जो उत्तर दिया है अब तक, ये किसने दिया है? गौतम जी ने या वात्स्यायन जी ने? ये नाकार के बाद में नहीं है क्या? सर्व विषयम एकम इंद्रियम, हाँ न, एकम इंद्रियम। तो ये अभी तक उत्तर किसने दिए? अभी से सूत्रकार ने तो कुछ नहीं कहा ना, हैं? अब सूत्रकार देगा उत्तर। ये जो पूर्व पक्षी का सूत्र है, मैं पूर्व पक्षी के जो प्रश्न है उसका उत्तर वात्स्यायन जी ने इस प्रकार से दिया है। हाँ, उन्होंने दे दिया। हाँ। लेकिन अभी इन्होंने तो कुछ नहीं कहा है। तो पूर्व पक्षी का सूत्र क्या था? त्वक अव्यतिरेकात्, एक इंद्रिय है, कौन सी? त्वक। हेतु क्या है? व्यतिरेक न होने से। अब इसका उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं आगे। तो सूत्र बोलेंगे आगे 54वां, न युगपत अर्थ अनुपलब्धे है। न किधर लगाएंगे? एक इंद्रिय नहीं है, यानी कि पूर्व पक्षी का सूत्र त्वग अव्यतिरेकात्, उसका न से खंडन कर दिया। पूर्व पक्षी ने कहा कि एक त्वक इंद्रिय है, सूत्रकार कह रहा है न, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसने ये कहा, पीछे ये कहा था त्वक अव्यतिरेकात्, ये त्वचा जो है व्यतिरेक भेद ना होने से त्वचा एक इंद्रिय है, ये कहा नहीं ना संबंध, ये उत्तर। हाँ, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, अलग अलग है। हेतु युगपत अर्थ अनुपलब्धे है, एक साथ अर्थ की उपलब्धि न होने से, पांचों अर्थों की रूप रस गंध स्पर्श, इनकी एक साथ उपलब्धि न होने से, यदि इंद्रिय एक है पूर्व पक्षी के अनुसार, तो एक इंद्रिय अपना पूरा काम करेगी कि नहीं? और उसका कहना है कि एक इंद्रिय है और इसी से शब्द का ग्रहण हो रहा है, इसी से रूप का हो रहा है, इसी से रस का हो रहा है, तो इन सब का ग्रहण एक साथ होना चाहिए कि नहीं? हैं? या नहीं? एक साथ ही होना चाहिए। क्यों? एक साथ नहीं, मैंने इसके एक इंद्रिय मानने वाला की दृष्टि से, पूर्व पक्षी की दृष्टि से, अगर एक इंद्रिय मानते हैं कि ये पंच है ना, शब्द स्वरूप गंध, तो एक साथ पांच का अनुभूति होना चाहिए। क्यों? एक इंद्रिय मान लो, एक इंद्रिय मान ले तो एक साथ सबका अनुभूति हो। जब एक ही इंद्रिय है तो एक इंद्रिय अपना पूरा काम करेगी कि नहीं? और पूरा काम उसका कब होगा?
जब सभी विषयों जब पांचों विषय पकड़े। शब्द से रूप रस गंध है। और ऐसा हो रहा नहीं, ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। ये हेतु हो गया सिद्धांत इसका सूत्रकार का। भाष्य देखिए कि आत्मा, एक सिद्धांत दिखा रहे हैं कि विषय ग्रहण कैसे होता है। आत्मा मनसा संबध्यते, आत्मा का मन से सन्निकर्ष होता है। मन इंद्रियण, मन का इंद्रिय से। अब इंद्रियां कितनी है? एक। अरे पूर्व पक्षी ने कितनी मानी? एक। तो मन इंद्रियण, मन का इंद्रिय से हो जाएगा, ठीक है। और इंद्रियम, देखो ये क्वेश्चन बोला है, ये किसकी तरफ से बात हो रही है? अभी पूर्व पक्षी की मान्यता को सूत्रकार रख रहा है कि इंद्रियम सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम, तुम्हारे पक्ष में एक इंद्रिय है त्वक, वो सारे अर्थों से सन्निकृष्ट है कि नहीं है? सारे अर्थों से। देखो हम लोग जब पांच इंद्रिय बोलते हैं और पांचों विषय गृहीत नहीं हो रहे हैं एक साथ, तो क्या हेतु लगाते हैं उसमें? कि मन एक बार में एक इंद्रिय से जुड़ता है। अच्छा, और जब इंद्रिय ही एक हो तो मन तो जुड़ ही गया उससे। अब मन जुड़ गया तो इंद्रिय अपना पूरा काम करे। अब ठीक है। अब ये तो हेतु बनेगा ही नहीं कि भाई मन इस अवयव से नहीं जुड़ा है इंद्रिय के। ये अवयव वाली बात कहां से आ जाएगी फिर ये? तो इंद्रियम सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम इति, वो तो सारे अर्थों में सन्निकृष्ट है ही फिर। और उस इंद्रिय से मन जुड़ी चुका है पहले, तो मन तो अपनी भूमिका पूरा निभा ही रहा है। तो आत्मेन्द्रिय मनोर्थ सन्निकर्षेभ्यः, आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ, हो गया सबका सन्निकर्ष। इन सारे सन्निकर्षों से युगपद ग्रहणानि स्युः, एक साथ सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए। न च युगपद रूपादयो गृह्यन्ते, लेकिन हो क्या रहा है? अनुभूति क्या हो रही है हमें? कि एक साथ रूप आदि गृहीत नहीं हो रहे हैं। अल्प विराम। तस्मात् न एकम इंद्रियम सर्व विषयम अस्ति, सर्वे विषयाः यस्य, सारे विषय हैं जिसके, ऐसी एक इंद्रिय सब विषय वाली नहीं है। असाहचर्याच विषय ग्रहणानाम, असाहचर्याच विषय ग्रहणानाम न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम। असाहचर्याच विषय ग्रहणानाम, विषयों का जो ग्रहण होता है, हाँ विषयों का जो ग्रहण होता है, इनका साहचर्य नहीं है, एक साथ विषय गृहीत नहीं होते, साहचर्य नहीं है इनका। अगर रूप गृहीत हो रहा है तो शब्द नहीं होगा, शब्द हो रहा है तो गंध नहीं होगा, एक साथ नहीं होते। तो विषय के ग्रहण का साहचर्य न होने से न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम, एक इंद्रिय सब विषय वाला नहीं है। साहचर्ये ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपपत्ति ही इति। और यदि साहचर्य होता, एक साथ सारे विषय गृहीत होते, विषय ग्रहणानाम साहचर्ये, विषय ग्रहण का साहचर्य होने पर अंधादि अनुपपत्ति ही, अंध आदि के द्वारा अनुपपत्ति ही इति। फिर अनुपत्ति असिद्धि जो हो रही है वो विषय गृहीत नहीं कर पा रहा है। अंधादि के द्वारा भी सारे विषय गृहीत होने चाहिए, तो वो अनुपत्ति उसकी असिद्धि हो ही रही है यहाँ पर। साहचर्ये ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपत्ति ही। अंधादि, अंधादि हम अंधा कहेंगे ही किसको फिर? यानी अंधादि जो हम शब्द बोलते हैं किसी के लिए कि ये अंधा है, ये बहरा है, ये शब्द प्रयोग में आएंगे फिर? आएंगे? प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अंध आदि की सिद्धि हो जाएगी फिर। हम कैसे कहेंगे अंधा है ये? किस बात में कहेंगे अंधा है? मैंने वो ये शंका रहेगी एक इंद्रिय के पक्ष में, अगर मान लिया तो इसके सही का ये, हाँ तो एक इंद्रिय तो है उसकी। हाँ। अंधे की पूर्व पक्षी ने जिस इंद्रिय को माना वो इंद्रिय है नहीं है उसकी, तो वो इंद्रिय है तो अंधा कैसे है फिर? वो अंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके दृष्टि पर, पूर्व पक्षी दृष्टि। हाँ,
तो ये शब्द नहीं बनेंगे फिर। अनुभूति। और कहा आगे 55वें सूत्र में, सूत्र बोलेंगे विप्रतिषेधाच्य न त्वग एका। अब विप्रतिषेध भी दिखा रहे हैं यहाँ कि विप्रतिषेध होने से, परस्पर विरोध होने से न त्वक एका, एक त्वक इंद्रिय नहीं है। भाष्य देखिए, न खलु त्वग एकम इंद्रियम व्याघातात। यहां व्याघात हो रहा है, व्याघात विप्रतिषेध ये सब समान अर्थक शब्द हैं। क्या व्याघात हो रहा है कि त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति, त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते। अब ये वाक्य, ये पंक्ति आपको तब समझ में आएगी कि पूर्व पक्षी की बात को ध्यान में रखना है। अर्थात सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया है। क्या मान लिया है कि एक त्वक इंद्रिय है। अच्छा, अब एक त्वक इंद्रिय है और उसी से रूप गृहित हो रहा है, उसी से शब्द, उसी से गंध आदि सारे गृहित हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब रूप गृहित हो रहा है, इस घटना को ले लो आप थोड़ी देर के लिए। कोई व्यक्ति रूप का दर्शन कर रहा है, किस इंद्रिय से? त्वचा से। ठीक है, रूप त्वचा से रूप वाली वस्तु जुड़ गई है या दूर रखी है? जुड़ गई है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से जुड़ गई। वो तो वाक्य छोड़ दो आप, तो बात समझ में आ गई हमारे। लेकिन रूप जो गृहित हो रहा है जिस वस्तु का, वो वस्तु त्वचा से सन्निकृष्ट है या दूर है? रूप तो दूर होगा, त्वचा से दूर है। तो और क्या बात हो रही है? अलग है। तो त्वक इंद्रिय उस रूप का ग्रहण कैसे गिरी? वो प्राप्त करके कर रही है या अप्राप्त करके? अप्राप्त करके। बस वही वाक्य है ये कि त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि। इसको अप्राप्तानि को पहले बोल लो आप। त्वचा अप्राप्तानि रूपाणी गृह्यन्ते, यानी घटना कैसे घट रही है कि त्वचा के द्वारा अप्राप्त रूप गृहित हो रहे हैं। अब अप्राप्त रूप का अर्थ है कि रूप का ग्रहण तो कर रही है त्वचा, लेकिन अप्राप्त रूप का ग्रहण कर रही है। उस रूप से प्राप्त ही नहीं हुई थी। वो रूप से प्राप्त न होने का तात्पर्य रूपवान वस्तु से सन्निकर्ष नहीं हुआ था। ठीक है, और रूप ग्रहण कर रही है वो। तो ऐसे अब क्या निकलेगा इससे, यानी कि व्याघात क्या निकलेगा? विप्रतिषेध कि अप्राप्य कारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः। ये तो रूप की बात आई थी। रूप कैसे गृहित हो रहे हैं त्वचा के द्वारा? अप्राप्त है। अच्छा, जब रूप अप्राप्त गृहित हो रहे हैं तो अन्य विषय भी अप्राप्त गृहित होने चाहिए कि नहीं? त्वचा के द्वारा स्वाभाविक है। अच्छा, तो ये जो अलमारी रखी है ये दूर है मेरे हाथ की त्वचा से? दूर है, तो दूर से ही हमें स्पर्श का पता लग जाना चाहिए। जो रूप दे सकती है तो हाँ, ये बात पकड़ना है आपको। यहाँ सूत्रकार पूर्व पक्षी की मान्यता में एक व्याघात दिखा रहा है कि आप एक नियम मान के चलो, क्या? या तो इंद्रिय प्राप्यकारी है ये आपकी त्वचा, अथवा अप्राप्यकारी है। अब रूप को तो आप जो है अप्राप्य होकर के ही ग्रहण कर रही है, तो मानना ही पड़ेगा। तो जब रूप में आप अप्राप्य कारित्व ले लोगे तो स्पर्श में भी लो और करो स्पर्श। देखो दूर से ऐसे करके नहीं होता, और छू के बताओ कि ठंडा है गर्म है। ठंडे गर्म का अनुभव दूर से हो जाना चाहिए। तो अप्राप्य कारित्वे स्पर्शादिषु अपि बहुवचन दे दिया है, अन्य विषयों में भी है। ऐसे ही रस दूर रखा है वो रसगुल्ला, और हमें मिठास आनी चाहिए। रसगुल्ला आपको दिख रहा है दूर रखा हुआ? नहीं है। कौन सी इंद्रिय से? त्वक इंद्रिय से। आप कम पकड़ रहे, बात जल्दी पकड़ा करो ना। त्वक इंद्रिय द्वारा
त्वक इंद्रिय से रसगुल्ला दिख रहा है नहीं? अच्छा, रसगुल्ला और क्या कह रहा हूँ वो बात ध्यान रखनी है पहले आपको। त्वक इंद्रिय से रसगुल्ला दिख रहा है कि नहीं? तो रसगुल्ला का रस भी पता लग जाना चाहिए दूर से। जब दूर से आपने रूप जान लिया रसगुल्ला का तो उसका रस भी जानो दूर से ही, बिना सन्निकर्ष के। हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा। तो अप्राप्य कारित्व सति अप्राप्य कारित्व स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। तो स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणात्, स्पर्शादीनां च प्राप्तानां यानी प्राप्तानां स्पर्शादीनां, स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणात् रूपादीनां प्राप्तानां ग्रहणम इति प्राप्तम। ठीक है, स्पर्शादियों का यानी स्पर्शादि का ग्रहण कब कर पाते हैं हम? प्राप्त होने पर। तो प्राप्तानां स्पर्शादीनां ग्रहणात्, प्राप्त स्पर्श आदि, स्पर्श आदि में और कौन सी लेंगे आप? रस, ये भी प्राप्त में होता है। शब्द, ये भी प्राप्त में, संतति हो गया आती है ना, वो मान के चलना है, यही प्राप्त में हो रहा है। गंध, ये भी प्राप्त में हो रहा है। तो रूप अकेला बचा, तो रूप का भी तो प्राप्त हो करके ग्रहण होना चाहिए कि नहीं? और रूप का दूर से हो रहा है, ये है व्याघात। अगर आप ये मानोगे तो ये करना पड़ेगा, वो मानोगे तो ये करना पड़ेगा। दोनों बातों पक्षों में आप तो स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणात् रूपादीनां प्राप्तानां ग्रहणम इति प्राप्तम। रूप आदि का भी यानी प्राप्त रूप आदि का भी ग्रहण प्राप्त हो रहा है, और जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि रूप का ग्रहण दूर से हो जाता है हमें। अच्छा, अब सिद्धांति कह रहा है यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहने लगे कि प्राप्य कारिता भी है इसमें और अप्राप्य कारिता भी है, प्राप्य अप्राप्य कारित्वम इति चेत, तुम दोनों बातें मानोगे यदि कि प्राप्य कारित्व भी है और अप्राप्य कारित्व भी है, ऐसा यदि कहोगे तो आवरण अनुपपत्तेर विषय मात्रस्य ग्रहणम। अब ये क्या क्या कह रहे हैं ये कि पूर्व पक्षी यही तो कहेगा कि रूप का तो ग्रहण ये इंद्रिय बिना प्राप्त किए कर लेती है और अन्य चार विषयों का ग्रहण प्राप्त करके करती है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये बात मान के चलना आप कि रूप आदि का ग्रहण बिना प्राप्त किए कर लेती है, और बिना प्राप्त किए कर लेती है तो बीच में मान लो दीवार आ गई, इधर देखो आप, ये बीच में दीवार आ गई, और त्वक इंद्रिय रूप का ग्रहण बिना प्राप्त किए करती है, यानी विषय तक पहुंचना नहीं पड़ता है उसको। तो उधर रखी वस्तु वो अप्राप्त ही तो है इसको, भले ही आवरण आ गया हो कोई बात नहीं है। तो आवरण का महत्व रहेगा क्या कोई? फिर आवरण चाहे हो चाहे न हो, जब बिना प्राप्त किए ही ग्रहण होता है रूप का, तो आवरण उसमें कौन सी भूमिका निभाएगा आप बताइए? बनेगा ही नहीं। तो आवरण अनुपपत्ते है, आवरण की सिद्धि न होने से विषय मात्र से ग्रहणम। और ये भी छोड़ा आप, ये आवरण वाली बात, दूर और सन्निकर्ष, दूर और समीप, ये भी सारे भेद खत्म हो जाएंगे। जब अप्राप्यकारी ही है त्वक इंद्रिय, तो 1000 किलोमीटर दूर का पदार्थ भी, सत्यपति जी कहां पहुंच गए? रुचि नहीं आ पा रही आपकी? 1000 किलोमीटर दूर रखा हुआ पदार्थ भी, वो भी उसका भी दर्शन होगा फिर, क्योंकि भेद तो समाप्त हो गया ना, अप्राप्य कारित्व हो गया। आप तो सब बाधाएं सीमाएं सब खत्म, बिना प्राप्त किए ही विषय ग्रहण रूप का ग्रहण हो रहा है। फिर तो सब कुछ का दर्शन हर समय होते रहना चाहिए। क्या स्थिति बनेगी फिर? क्या क्या दिखाई देगा फिर? कुछ बचेगा? तो ये मान लेगा कि रूप का तो जो है वो अप्राप्त में हो जाता और प्राप्त में होगा। हाँ, यही तो मान रहा है वो, मतलब ऐसा ही कहेगा वो तो पहले ही पकड़ ली ना बात। मैंने यहाँ रूप के केवल अलग करके चार के ना अप्राप्यकारी तो रूप के मान लिया, और बाकी जो है वो प्राप्त करके है, उसमें प्राप्यकारित्व तो रहेगा। तो आवरण अनुपपत्तिर विषय मात्र से ग्रहण, विषय मात्र का तात्पर्य प्रत्येक वस्तु का विषय,
वो चाहे कहीं भी रखी हो। अब कहते हैं अथापि, उसी का अर्थ कर रहे हैं वार्तिक का। ये वार्तिक हो गया यहां तक ये। अब इसी वार्तिक का अर्थ किया गया कि अथापि मन्येत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने कि प्राप्ता स्पर्शादय, स्पर्श आदि में तीन और ले लेंगे आप, एक तो स्पर्श हो गया और रस गंध शब्द, रूप को छोड़ देना अभी, कि प्राप्ता है स्पर्शादय। स्पर्शादि कैसे हैं? प्राप्त हैं, त्वचा गृह्यन्ते, त्वचा के द्वारा, यानी प्राप्त अवस्था में गृहित होते हैं ये सन्निकर्ष होकर के, ठीक है। और रूपाणी तो अप्राप्तानी, रूप जो है बिना प्राप्त किए ही ग्रहण हो जाते हैं। एवं सती, ऐसा होने पर न अस्ति आवरणम, अब आवरण बेकार हो गया ये सारा आवरण का कुछ भी महत्व नहीं रहा। जैसे जीवात्मा गति करता है तो कोई आवरण बाधक बनेगा उसका? वो तो समय से निकल जाएगा पार। जीवात्मा जब गति करेगा तो जैसे हम लोग गति करते हैं तो भीड़ में बच बच के इधर से निकलो उधर से निकलो, रास्ता देखो किधर है, कमरे से निकले तो अरे दीवार है इधर को आओ, दरवाजे पे आओ, इधर से निकलो। अब जीवात्मा जब गति करेगा तो अपनी दिशा बदलेगा वो? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कोई वस्तु उसको रोक ही नहीं पा रही है। तो जब चक्षु त्वचा इंद्रिय की रूप ग्रहण करने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी गई, बिना प्राप्त किए ही ग्रहण कर लेती है, तो ये बीच के आवरण क्या भूमिका निभाएंगे? कुछ भी नहीं। एवं सती नास्ति आवरणम, आवरण अनुपपत्तिश्च रूप मात्रस्य ग्रहणम, और आवरण की असिद्धि से रूप मात्र का ग्रहण होने लगेगा। कैसे कैसे? कि व्यवहितस्य च अव्यवहितस्य च, चाहे व्यवहित हो वो रूप अथवा अव्यवहित हो, दोनों ही अवस्थाओं में। और देखिए जो मैं कह रहा था पीछे बात, वो यहां आ गई कि दूरांतिक अनुविधानम च रूपोपलब्ध्योनुपलब्ध्योर न स्यात्, ये भी वार्तिक है। दूर और अंतिक का नियम, अनुविधान माने नियम, दूर और अंतिक का नियम, यानी कि रूप की उपलब्धि में भाई दूर है इसलिए नहीं, निकट है इसलिए दिखाई दे रहा है, दूर है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे बोलते नहीं बोलते हम लोग। तो ये जो रूप की उपलब्धि और अनुपलब्धि में दूर और अंतिक का नियम जो हम देख रहे हैं, व्यवहार में बोलते हैं, और प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि दूर वस्तु हमें नहीं दिखाई दे पा रही है, तो ये अनुविधान न स्यात्, ये भी नहीं रहेगा। फिर ये अनुविधान का क्या महत्व रहेगा फिर? तो दूरांतिकानुविधानम च रूपोपलब्ध्यनुपलब्ध्योर न स्यात्, उसी का अर्थ किया आगे कि अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम, त्वचा के द्वारा अप्राप्त रूप गृहीत हो रहा है, ये पूर्व पक्षी के मत में। इति दूरे रूपस्य अग्रहणम अंतिके च ग्रहणम इति एतत् न स्यात्, रूप के दूर होने पर अग्रहणम ग्रहण नहीं हो रहा है, अंतिके च ग्रहणम निकट है तो ग्रहण हो रहा है, इत्येतत् ये जो नियम है न स्यात्, ये भी नहीं रहेगा फिर। और जबकि ये नियम है ऐसा, इस तरह से ये विप्रतिषेध दिखाया उसकी मान्यता में। अब यहां तक जो बात हुई है, ये यहां तक बात पूर्व पक्षी ने जो एक इंद्रिय के पक्ष को रखा था उसके खंडन में हुई है, ठीक है। लेकिन अभी तक सूत्रकार ने 5 इंद्रियां हैं, इनकी स्थापना में कोई बात नहीं कही है अभी, तो आगे अब स्थापना में भी हेतु देंगे। प्रणव ध्वनि ओ